नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए दोस्तों, ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ने से ठीक पूर्व हम यहां पर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातों की चर्चा कर लेते हैं। हम आपको याद दिला दें कि हमने अभी तक जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उन चैप्टर के अंदर हमने अध्ययन किया है आवेशों के बारे में। शुरू की जो 2 चैप्टर है उसमें हमने स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया है, और जो तीसरा चैप्टर है उसमें हमने गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन किया है। और देखिए दोस्तों, उन सभी जो टॉपिक्स है उसमें आवेश से रिलेटेड ही हमने अध्ययन किया है। जैसे हमने पहले दूसरे चैप्टर में देखा कि जो आवेश है वो कितना बल उत्पन्न करता है, आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के बारे में चर्चा की। आवेश से स्थिर आवेश से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विभव के बारे में हमने चर्चा की। उनके मध्य संचित ऊर्जा के बारे में हमने वहां पर चर्चा की। जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमने ये देखा कि जब आवेश गतिमान हो जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, धारा प्रवाहित होती है, ऊर्जा का संचरण होता है, शक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, उस आवेश को गतिमान ही रख रहे हैं, लेकिन गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तो क्रिएट करता ही है, इसके साथ में एक अन्य क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। उस अन्य क्षेत्र के बारे में इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर भी काफी लंबा है, लंबा चौड़ा है, और इसमें हम इस चैप्टर के 16 वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। देखिए क्या क्या है। शुरू में हम कुछ बेसिक बातों की चर्चा कर रहे हैं कि हमने ये पढ़ा था पहले चैप्टर में ही कि जो स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद है कि नहीं है? स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब आवेश गतिमान अवस्था में आ जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। हालांकि विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है। अब जब वो गतिशील होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। हम यहां पर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और एक चैप्टर और भी हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। और जब आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, तो उनके बारे में हम अलग से जो चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र है क्या एक्चुअल में। तो देखिए दोस्तों, गतिमान आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। धीरे धीरे हम इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन भी समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, जो इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, बट मैं यहां पर आपको समझा देता हूं चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चुंबक क्या चीज है। सबसे पहले मैं बात करता हूं चुंबक क्या है। वैसे आप सभी विद्यार्थियों ने चुंबक देखी होगी और चुंबक के बारे में छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। देखिए चुंबक क्या है। चुंबक के बारे में हमने देखा है कि जब किसी चुंबक के पास में लोहे जैसी वस्तुओं को उसके पास में लाया जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, और धागे से यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक बांध दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। देखिए दोस्तों, एशिया माइनर एक खदान का नाम है जो कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर है, और उस खदान में से एक ऐसा भूरे रंग का पत्थर निकला, और उस पत्थर को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो गया, साथ में वो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट भी कर रहा था। तो उस मैग्नीशिया नामक स्थान के आधार पर उस पत्थर को मैग्नेट कहा गया, जिसे हम हिंदी में प्यार से चुंबक कहते हैं। अब देखिए चुंबक के कुछ अन्य प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दूसरी ये होगी कि इसको धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है।
अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज में आप लोगों के सामने बता देता हूं, इसके गुण, इसकी विशेषताएं आप लोगों के सामने रख देता हूं। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। इसका जो उत्तर दिशा में सिरा होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो गया? अब देखिए, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। जैसे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है उसी प्रकार से चुंबकीय ध्रुव यदि समान है तो उनमें भी प्रतिकर्षण होगा और असमान चुंबकीय ध्रुवों के अंदर आकर्षण होगा। तो उत्तरी ध्रुव को यदि एक दूसरे के पास में ले जाए या दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के पास में ले जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लेकर जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण गुण सुन लीजिए कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। देखो, एकल विद्युत आवेश संभव है, धनावेश या ऋणावेश पॉसिबल है, बट एकल चुंबकीय आवेश संभव नहीं है। एकल चुंबकीय ध्रुव पॉसिबल नहीं है, आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। ये क्लियर कर लीजिए। मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अलग नहीं कर सकते। जैसे ये आपके पास में कोई चुंबक है जिसमें ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और यदि आप इसको अलग करने के लिए यहां से तोड़ देते हैं तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों टुकड़े नए चुंबक की भांति काम करेंगे। किसकी भांति काम करेंगे? नए चुंबक की भांति काम करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने इसके टुकड़े कर दिए और चाहे इसके आप कितने भी छोटे टुकड़े कर दें, प्रत्येक टुकड़ा चुंबक की भांति काम करेगा। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया कि चुंबक क्या है और चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। इतना चीज समझ में आ ही गया होगा। अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या है? देखिए, चुंबकीय सुई एक्चुअल में एक चुंबक ही होती है जो कि क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। जो क्षैतिज तल में, जैसे उसको एक इस तरीके से छोटी सी डिबिया होती है, उस डिबिया में एक ऊपर और नीचे कांच लगा होता है और मध्य भाग में उसको इस तरीके से चुंबक लगी होती है। ऐसे दिखा देते हैं। एक सिरा इसका लाल कर देते हैं जो कि उत्तरी ध्रुव को बताएगा, दूसरा सिरा इस तरीके से रख लेते हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव को। कहीं जो चुंबकीय सुई है वो इस तरीके से भी मिल जाएगी आपको, उसमें एरो का निशान इस तरीके से होता है और यहां से ये घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो जो उत्तरी एरो का निशान होता है ये उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है, ये दक्षिणी ध्रुव को बताता है। तो चुंबकीय सुई क्या है? चुंबकीय सुई का मतलब है एक चुंबक जो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, चुंबकीय सुई होती है। क्लियर? तो ओरस्टेड ने इस चुंबकीय सुई को यूज में लिया था, इसलिए मैंने यहां पर चुंबकीय सुई के बारे में बता दिया। तो ये तो थी बेसिक बातें। अब हम लौटते हैं ओरस्टेड के प्रयोग की ओर। देखिए, क्रिश्चियन ओरस्टेड, इनका पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन ओरस्टेड। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 1820 में देखा गया। कब किया गया? 1820 में। एक्चुअल में ये जो ओरस्टेड है, क्रिश्चियन ओरस्टेड, वो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में व्याख्या कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे। तो व्याख्या करते करते उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किसी को समझा रहे थे तो करंट फ्लो हो रही थी और करंट फ्लो हो रहा था एक वायर में से। एक वायर था, उसमें से ये करंट फ्लो करवा रहे थे और उसके पास में ये कोई चुंबकीय सुई रखी थी। क्या रखी थी? चुंबकीय सुई रखी थी। तो इस चुंबकीय सुई के अंदर क्या आ गया? विक्षेप आ गया। चुंबकीय सुई में क्या आ गया? विक्षेप आ गया। ये थोड़ी सी मुड़ गई अपने स्थान से, तो इसमें क्या आ गया? विक्षेप। जब किसी तार में से उसके पास में रखी चुंबकीय सुई में क्या आ जाता है? विक्षेप। ये इन्होंने एक व्याख्यान देते समय देखा, तो उन्होंने इस घटना को गौर करके देख लिया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। फिर इसको इन्होंने समझा और इस वायर में से धारा प्रवाहित की और इसकी जो प्रतिक्रिया है वो इन्होंने नोट की और उस जो प्रतिक्रिया है उस एक्सपेरिमेंट को हम यहां पर अब समझ रहे हैं। देखिए क्या है,
मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं यहां पर कि जब आवेश गति करता है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, जब आवेश गति करता है, गतिमान होता है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। और हम यहां पर इस चैप्टर में सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यहां पर हम सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए, अब मैं यहां से अब इनको हटा देता हूं, एक्सपेरिमेंट की ओर चलेंगे। ओरस्टेड ने अपने इस प्रयोग में एक विद्युत परिपथ लिया जिसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक और एक चुंबकीय सुई ली। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, ओरस्टेड ने अपने प्रयोग के दौरान एक विद्युत परिपथ और एक चुंबकीय सुई ली और उस विद्युत परिपथ के अंदर क्या क्या लगा था। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 1820 में किया था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक विद्युत परिपथ लिया और उस विद्युत परिपथ के अंदर देखो क्या क्या देखा गया। विद्युत परिपथ में एक सेल लगा था, एक कुंजी लगी थी, और चाहे तो आप यहाँ पर धारा नियंत्रक संयोजित कर सकते हैं। बिना धारा नियंत्रक के भी हम इसको समझा सकते हैं। ये था। इसके साथ में इन्होंने एक चुंबकीय सुई ली। मैं चुंबकीय सुई को इस तरीके से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और जो हमने इसको इस तरीके से दिखा दिया, ये वाला इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है विद्यार्थियों? चुंबकीय सुई है। ये क्या है? धारा नियंत्रक। ये क्या है? कुंजी। ये क्या है? सेल। क्लियर? देखिए, इन्होंने इस डॉट को खुला रखा, मतलब स्विच ऑफ की स्थिति में परिपथ से जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो यह देखा गया कि इस चुंबकीय सुई के अंदर कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। जिस पोजीशन में चुंबकीय सुई रखी है उसी पोजीशन में चुंबकीय सुई पड़ी रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर? दूसरी स्थिति क्या है? इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, देखिए मैं अलग डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा रहा हूं। अब की बार इन्होंने इस कुंजी के अंदर डॉट डाल दी है। कुंजी के अंदर क्या डाल दी है? डॉट डाल दी है। जैसे ही डॉट डालते हैं तो धनावेश से ऋणावेश की दिशा में, धनावेश से ऋणावेश की दिशा में, इस दिशा में धारा का प्रवाह होता है। और यहां पर जो चुंबकीय सुई इसके पास में रखी थी, उस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप आ जाता है। उस चुंबकीय सुई के अंदर क्या आ जाता है? विक्षेप प्राप्त होता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहां से ये इधर विस्थापित हो जाती है, यहां से ये इधर विस्थापित हो जाती है। ये इस तरीके से है, वो थोड़ी सी घूम गई है, विक्षेपित हो गई है। तो देखो एक बार तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, प्रेक्षित क्या किया गया, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जब धारा प्रवाहित नहीं की गई तो चुंबकीय सुई स्थिर अवस्था में थी। जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, इसमें एक तरफ विक्षेप प्राप्त हो गया है, एक तरफ मुड़ गई है। अब देखो तीसरी जो स्थिति है, महत्वपूर्ण जो स्थिति है, वो भी देख लीजिए। जब धारा की दिशा विपरीत कर दी गई, धारा की दिशा क्या कर दी गई? विपरीत कर दी गई। जो पॉजिटिव सिरा है उसको नेगेटिव, नेगेटिव सिरे को पॉजिटिव से अंतर बदल कर दिया गया। जैसे ही चेंज किया गया तो जो धारा है उसकी दिशा भी चेंज हो गई। धारा की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। पहले धारा इधर बह रही थी, अब धारा किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। अब देखेंगे आप कि जो सुई है उसमें विक्षेप की जो दिशा है वो भी बदल जाती है, वो भी परिवर्तित हो जाती है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा है वो भी अपोजिट हो गई है। पहले चुंबकीय सुई में विक्षेप इधर इस तरीके से हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैं बता दूंगा एक्चुअल में कौन सी दिशा में होता है। जब हम इसके नियम कायदे पढ़ेंगे तब ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहां पर दिशा, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, अपोजिट हो जाती है।
ये तो प्रेक्षित किया गया, ये तो क्या किया गया, प्रेक्षित। अब देखो मेरी बात को सुन लीजिए आप अच्छे से। इससे हमने क्या क्या देखा, क्या क्या प्रेक्षित हुआ कि जब सर्किट में से धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, और जब परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, और धारा की दिशा बदल देने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। देखो ये तीनों बातें एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, जब परिपथ से धारा प्रवाहित होती तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, और जब धारा की दिशा बदल देते हैं तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। क्लियर? अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला। इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब किसी परिपथ से, किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है, देखो यहां से इस चालक से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो इस चुंबक को घुमाने का काम चुंबकीय क्षेत्र करेगा। कौन करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो इससे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और निष्कर्ष क्या निकला कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो डेफिनेशन है वो अच्छे से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं यहां पर थोड़ा सा और उल्लेख कर देता हूं। ये निष्कर्ष में यहां पर पुट कर देता हूं। निष्कर्ष क्या है कि धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के लिए मैं एक जो पॉपुलर एक नियम है उसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि देखिए दोस्तों, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी उसको हम कह सकते हैं कि आप किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए नियम भी मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या है, दाहिने हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, दिशा ज्ञात करने का नियम क्या नियम है? मैं इसकी लैंग्वेज यहां पर पुट नहीं करवा रहा, समझा रहा हूं। समझ लीजिए कि आप दाहिने हाथ से, दाहिना हाथ है और इस दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा कौन सी दिशा में रहे? धारा की दिशा में। ये हमारे पास में एक चालक है और इस चालक में धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है, ऐसे मुड़ी हुई है, देखो चालक में से विद्युत का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, तो अंगूठा भी नीचे से ऊपर की ओर रखना है। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से होगी। देखिए मैं इसको इस तरीके से यहां पर दिखा दूं कि ये हमारे पास में
ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। मैग्नेटिक फील्ड को विद्यार्थियों हम B से प्रदर्शित करते हैं। ये यदि चालक इस तरीके से, इसमें धारा की दिशा, ये तो धारा की दिशा है, नीचे से ऊपर की ओर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी वो मेरे अंगुलियों की भांति, अंगूठे की दिशा में तो धारा और मुड़ी हुई अंगुलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करेंगे। वैसे हम आगे इस नियम को और भी पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर भी मैंने समझा दिया है कि जो ओरस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और दाहिने हाथ से धारावाही चालक, धारावाही का मतलब है जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहें, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें नए विद्यार्थी जुड़े हैं तो भी उनको ये समझ में आ रहा है, और यदि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने जो क्लासमेट हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारे YouTube चैनल से शुरू से जुड़ सकते हैं। तो ये था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ओरस्टेड के प्रयोग के बारे में अच्छे से देखा, समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सअप नंबर हैं 9460239358। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।